हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक के अंदर। और सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे आज वो निफ्टी बैंक की ही करेंगे। देखिएगा, निफ्टी बैंक ने इस हफ्ते जो भी उठापटक की उसके अंदर एक चीज़ सबसे अच्छी रही कि 43,800 को इसने प्रोटेक्ट कर लिया क्लोजिंग बेसिस पर। हालांकि निफ्टी बैंक रोज की तरह अगर हम बात करें तो 43,700 के आसपास रोज दर्शन करके आता है, लेकिन टिकता नहीं है, आता ऊपर की तरफ है। निचले लेवल्स पर एक अच्छी बाइंग जो है बाजार ले रहा है। और ये देखिएगा 43,400 से लेके 43,800 का पूरा जो जोन है ये मुझे पर्सनली काफ़ी मजबूत लगता है। और इसके दो रीज़न है। अगर आप टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो भी आपको नज़र आएगा, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं और बैंक निफ्टी पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि मार्केट आवर्स के अंदर मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो निफ्टी बैंक के स्टॉक्स पर ही रहता है और जो इंडेक्स है उस पर भी रहता है। तो जहाँ तक हमने अपने अनुभव से देखा कि जो बाजार ने पिछले 5 या 6 महीनों की बात करें तो उस पूरे माहौल के अंदर पूरा साल ही लगा लीजिए आप, अगर पहला हाई भी देखे तो 44,000 के ऊपर हाई बना था। उसके बाद जब उसने अदानी वाला जो एपिसोड हुआ था तब करेक्शन दी थी, तब भी उसने 44,000 के बाद जो सपोर्ट ली थी वो पहली सपोर्ट 43,400 पे ही ली थी। और उसके बाद जो मेजर सपोर्ट थी हमारी, तब हम चर्चा करते थे, हम कहते थे 42,800 एक मेजर सपोर्ट है। तो देखिए 43,400 से लेके 43,800 ना एक दीवार की तरह जो है बुल्स के लिए काम कर रही है। अगर ये दीवार ढहेगी तो एक दीवार और खड़ी है इसके बाद, जिसको हम कह सकते हैं कि जहां पर एक इमरजेंसी लैंडिंग बाजार करेगा, और वो लेवल है 42,800। और वो 42,800 अगर पूरे साल का भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो वहां देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया जहां पर एक बेस बनता हुआ नजर आएगा। अगर ये महीना वहां पर क्लोज कर देता है 42,800 पे, तो जो अगला महीना है यानी कि जो हम सितंबर में जाएंगे तो वहां पर एक चीज पक्की हो जाएगी कि बाजार बहुत वोलेटाइल हो जाएंगे, इंडिया विक्स बढ़ जाएगा। और वहां पर भी ऐसा नहीं है कि उस लेवल पे पहुंचते के साथ हम अगले महीने में ही टेक्निकल बाउंस दे देंगे, वो भी चांसेस नहीं लग रहे अगर ऐसा होता है तो। बट अभी इस हफ्ते के लिए भी देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो 24 तारीख की जो ऑप्शंस थी उनमें बहुत हलचल थी, और ये हलचल हमने 2 हफ्ते पहले देख ली थी। यानी कि जब 17 तारीख की एक्सपायरी थी, 10 तारीख की भी इवन एक्सपायरी थी, तब भी 24 तारीख की ऑप्शंस के अंदर हलचल देखी जा रही थी। और 24 तारीख की जो ऑप्शंस हैं बैंक निफ्टी की स्पेशली, उनमें एक अच्छा खासा प्रीमियम था शुरू से ही, और वो प्रीमियम अभी भी नहीं टूट रहा है। अगर आप 43,500 की पुट ऑप्शंस को देखेंगे तो वो अभी भी एक अच्छा खासा प्रीमियम, मतलब जो नॉर्मली नहीं रहता था आज से अगर हम 1.5-1.25 महीने पहले की बात करें, तो वो प्रीमियम अभी भी सस्टेन कर रहा है। वहां से अगर हम देखें तो कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि 43,700 पे एक सप्लाई आती है। और कब परसों भी अगर हम बात करें, सॉरी कल बात करें, तो लास्ट के 5 मिनट में जो सेल ऑफ देखने के लिए मिला, तो ऐसा लगा कि बहुत सारी पोजीशंस लास्ट के 5-7 मिनट के अंदर जो है ये समझ लीजिए अनवाइंड हुई। और ऐसा ही हमने बुधवार के सेशन में भी देखा था। तो ये जो लास्ट टाइम में जो सेलिंग हो रही है, तो जो अनवाइंडिंग है विद वॉल्यूम, जो दिन भर इंट्राडे ट्रेडर्स बाजार को होल्ड करते हैं वो भी शाम होते होते छोड़ जाते हैं बाजार को। तो यहां पर बाजार की अंडरटोन देखिएगा बेरिश है। अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो 43,300 और 200 के बीच में एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। वहां पर बहुत सारे तेजी करने वाले ट्रैप हुए हैं, तो वो अगर दायरा पहुंचता है तो वहां पर भी हमें लगता है सेल ऑन राइज वाला ही मार्केट अभी इस हफ्ते भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। और जिस तरीके से इंटरनेशनल मूड माहौल बदल रहा है इक्विटी के बारे में, और ग्लोबली देखिएगा, मैं इसको ग्लोबली इसलिए बोल रहा हूं कि जो डेट का लेवल है, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पर बात करें, यानी कि जो पब्लिक डेट है, जो सरकारों ने उधारी ले रखी है, वो
आफ्टर द कोविड उसमें एक सब्सटेंशियल राइज हुआ है, करेंसी नोट छपे हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्ट चाइना। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि वो चैलेंजेस जो इन्फ्लेशन के हैं वो तो है ही, साथ में जो गवर्नमेंट के पास डेट है, पब्लिक डेट, वो चरम सीमा पे है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बैंकों में, यार लोन ग्रोथ हो गई, लोन ग्रोथ कोई इशू ही नहीं है। लोन ग्रोथ कितनी कर लो यार, आप अपने घर पे बोर्ड लगा दो जी मैं पैसा उधार दूंगा, आप जो मर्जी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए, हायर चार्ज कर लीजिएगा, आपके घर के सामने ना सुबह लाइन लग जाएगी लंबी वाली, और जितना पैसा हो आपके पास शाम तक सारा पैसा लोन के रूप में बांट देना। बात वो नहीं है, बात ये कि जिसको आप लोन दे रहे हैं वो क्या आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली रिटर्न ऑन इक्विटी कमाने की ताकत है उसके अंदर? क्या उसका खुद का धंधा ऐसा है जो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा कमा सकता है? दूसरी बात यह कि उसने कहीं कंजम्पशन के लिए लिया है और उसकी जो सैलरी है या जो उसकी नौकरी है वो परमानेंट है या नहीं है? क्या वो आपके पैसे लौटाने की इच्छा रखता है या नहीं रखता है? आपका जो कलेक्शन का जो मेथोडोलॉजी है या जो सिस्टम है वो किस तरीके का है? उसके अलावा किस तरीके से रेगुलेशंस या कानून आपकी हेल्प करता है पैसे वसूल करने में? तो वो जो चैलेंजेस है ना एनपीए वाले, या इंटेंशनली वो पैसा देना नहीं चाहता, तो वो सब चीज़ें जो है भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो पैसा बांटना कोई दिक्कत नहीं है। अब वही जो चीज़ है जो प्राइवेट डेब्ट है, यानी कि जो इंडिविजुअल्स के द्वारा लिया गया है, निजी रूप से जो व्यक्तियों ने लोन लिया है, कंपनियों ने लोन लिया है, मुझे उसके ऊपर भी एक जो है उसको रीपे करने की कैपेसिटी आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में, तो मुझे उसके ऊपर भी डाउट हो रहा है, और वो ग्लोबली हो रहा है। क्योंकि जो लोगों के धंधे हैं अगर उनके अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी इतनी नहीं है कि वो पैसा रीपे कर पाए, तो वहाँ पर भी एक चैलेंजेस आ सकते हैं। तो फाइनेंशियल्स के ऊपर जिस तरीके से यूएस के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मंदी की पोजीशंस बनाई है ट्रेडर्स ने, उसके अलावा वॉरेन बफेट जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर तकरीबन 8 बिलियन सेल किया है। इसके अलावा चाइना से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, स्लो डाउन आ रहा है, तो मेटल्स की डिमांड पे बहुत बढ़िया इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि मेटल्स चाइना के अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में कंज्यूम होता है। तो वहाँ से एक सॉफ्टनेस तो हो सकती है कि मेटल में आ जाए, तो वो हमारी मेटल कंपनीज के लिए चैलेंज हो सकता है। और मेटल्स कंपनीज की जो कैपेक्स है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और उसमें पैसा लगा हुआ है बैंकों का। तो इनके जो कास्केडिंग इफेक्ट्स हैं एक इवेंट का बाकी चीज़ों पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो कैसा हो सकता है, यानी कि एक चीज़ बदलेगी और उसके बाद बाकी जो सारी चीज़ें कैसे बदल सकती है। तो जो चैलेंजेस हैं वो ग्लोबल लेवल पर हैं। और मैं तो जैसे आपको बोल रहा हूँ, मुझे फूड वाली जो प्रॉब्लम्स है, फूड इन्फ्लेशन, वो काफ़ी चैलेंजिंग लग रही है। और जो यूक्रेन रशिया की जो वॉर चल रही है उसको बाजार शायद थोड़ा हल्के में ले रहा है, वो भी आगे चल के थोड़ी सी टेंशन क्रिएट कर सकता है अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें। तो अभी हमारा जो मामला है वो अभी भी हमें लगता है कि अब तो देखिएगा सेंटीमेंट भी जो है थोड़ा सा वीकनेस की तरफ इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी बनता हुआ नजर आ रहा है। कंपनीज के रिजल्ट तो मैंने पहले कहा था भाई कोई खास है नहीं। और एक चीज़ और उदाहरण मिल गई थी, देखिएगा इंडेक्स को तो मैनेज किया गया है, मोस्टली फार्मा कंपनी, डिफेंसिव कंपनीज में पैसे डाल दिए गए हैं बाजार को, इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए बेसिकली अब हमने जो देखा है। और रिजल्ट वहाँ पर भी कोई ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट क्योंकि इतनी बड़ी लिक्विडिटी है वो कहीं ना कहीं तो जगह लेगी। लेकिन जब एक डर का और फियर का माहौल बनता है और जब वो ग्लोबली बनता है तो लोग अपने पैसों को, सुरक्षा को ज़्यादा अहमियत देते हैं। एज ए डिस्क्लोजर, मैं अभी भी आज की डेट में इक्विटी से ज़्यादा सुरक्षा को ज़्यादा तरजीह दे रहा हूँ। और मुझे भी लगता है कि भाई इन वैल्यूशंस पर मैं पैसे तो डाल दूंगा, लेकिन रिटर्न्स कैसे जनरेट करूंगा? रिटर्न्स तो या तो भाई सरकार नोट छाप के बढ़ाती रहे, तो बट वहाँ पे मेरा रिस्क है कि भाई सरकार ने लिक्विडिटी मेंटेन कर दे और लोग पैसा डाल के उसकी और बेइंतहा महंगी वैल्यूशंस कर दे, उससे पैसा बन सकता है। लेकिन उसमें रिस्क ये है कि भाई अगर नहीं आई लिक्विडिटी तो भाई हमारे पैसे तो डूब जाएंगे। तो मुझे यहाँ रिटर्न्स की बहुत उम्मीद नहीं है इन वैल्यूशंस पर। बाजार यहाँ से 10-12-15% करेक्ट हो जाए, मिड कैप और स्मॉल कैप, और निफ्टी भी अगर 5-7% करेक्ट होगा तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर नज़र आ सकती हैं। तो अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि बाजार सेल ऑन राइज है, ट्रेडिंग के एंगल से भी और इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी। निफ्टी का डेली चार्ट फ्रेम देखिएगा, आप चैनल में ना डाउनवर्ड चैनल के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर हमें लग रहा है कि
अब जो बाज़ार है वो शायद महीने के एंड तक 42,800 की यात्रा कर सकता है, और अगर वहाँ पर पहुँचेगा तो जैसे 2 कदम रखेगा तो मैं आपको बताऊंगा भी, बट अभी भी बाज़ार ने 43,800 को ज़बरदस्त रिस्पेक्ट दी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए आज क्या था, मतलब फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ, बाज़ार में तो ज़्यादा हलचल हुई नहीं, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो भाई साहब, डिक्लाइन वाले शेयर्स ना दिन में 11 बजे ही ऊपर चले गए, यानी कि घटते हुए शेयर्स बढ़ते रहे लगातार। और आज मात्रा में भी आप रेशियोज देखेंगे तो जहाँ पर 70% के आसपास शेयर्स घट रहे थे तो 30% ही बढ़ने वाले थे। अब बात करते हैं FIS के डेटा को, और इसको हम इवेल्यूट करेंगे अगली वीडियो में, और यहाँ से फिर हम बात करेंगे आगे की। तो सबसे पहले हम अभी यहाँ पर आपके साथ चर्चा को यहीं पे छोड़ते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट आउटलुक में FIS डेटा के साथ।